हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 30, वायु दाब का मापन किस में किया जाता है? तो वायु दाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियां होती हैं? तो पृथ्वी पर निम्न पेटियां पाई जाती है। सबसे पहली है विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। सेकंड है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। थर्ड है अध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और 4 है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट है हमारा 32, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहते हैं। जब वायुमंडल की जो सभी परतें होती हैं, जो उनका भार पड़ता है, उसे ही हम वायुभार या वायुदाब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु गति करती हुई जाती है तो उसे हम पवन कहते हैं। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसके दो नाम है, एक विक्षेप बल कहते हैं, एक कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण हवा की दिशाओं का मुड़ना हो जाता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल या कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवनों के प्रकार बताइए। तो पवनों के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली होती है स्थायी या प्रचलित भूमंडलीय पवन। सेकंड होती है सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवन और थर्ड होती है स्थानीय पवन। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 37, प्रचंड पचासा या चीखता साठा किसे कहते हैं? पंछुआ पवनों के तीव्र गति से चलने और उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के कारण 50 दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जब पंछुआ पवनें जो चलती हैं, जो तीव्र गति से चलने के कारण उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है, तो उसे हम प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। और जब 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है तो उसे हम चीखता साठा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? व्यापारिक सन्मार्गी पवनों को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो व्यापारिक सन्मार्गी पवनें होती हैं उसे ही हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानसूनी पवनें क्या हैं? वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। कौन सी पवनें होती हैं? जब मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम मानसूनी पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रांति की शुरुआत जब हुई थी 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 35% है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज। और नंबर 2 दाल है। दो प्रकार की होती हैं, एक चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दूसरे नंबर पे दाल है। नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? इसका आंसर होगा कुछ फसलों तक ही सीमित होना। जो हरित क्रांति लागू की गई थी वो केवल कुछ फसलों के ही उपयोग के था, उनमें सभी फसलों के लिए वो लागू नहीं की गई थी। तो ये इसीलिए ये सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें कुछ फसलों को ही फायदा मिलता था, यह सारी फसलों के लिए उपयोगी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह, बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। कहने का तात्पर्य ये है, हम किसी भी स्थान पर हो या किसी भी समय हो,
तो दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। मुद्रा से हम कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। अगर हम पे मुद्रा है तो कोई भी चीज हम किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। इसमें शर्त होती है और ये लिखित रूप में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धारक चेक, दूसरा होता है आदेशानुसार चेक और तीसरा होता है रेखांकित चेक। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट को हम डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखाओं को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा एवं संस्था को मांगने पर भुगतान करे। मतलब ये एक आज्ञा पत्र होता है जिस बैंक में अन्य शाखाओं को आदेश देता है कि उसमें जो भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति को मांगने पर उसका भुगतान करे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा पत्र में प्रतिज्ञा कैसी होती है? शर्त रहित होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। हुंडी क्या है? भारतीय भाषाओं में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है। ये एक प्रकार का साख पत्र होता है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेश अनुसार धारक को दे दिया जाए। इस पर मूल्य अनुसार टिकट भी लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य है हुंडी जो है वो एक प्रकार का साख पत्र होता है। इसमें निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान या तो वह स्वयं के लिए करे या लिखित व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ या उसके आदेश अनुसार उसके धारक को दे दिया जाए। और जितने मूल्य का जो हुंडी होती है उसी के हिसाब से उसमें हम टिकट को लगाते हैं। नेक्स्ट है 50। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद। नेक्स्ट है हमारा 51। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। उसने क्या किया था? उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने बेटे जिसका नाम मोहम्मद खान था उसे लड़ने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है हमारा 52। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक मानते थे। उनका लक्ष्य क्या था? वो अपने आप को खुदा समझते थे और वो चाहते थे लोग भी उन्हीं के अनुसार सारे कार्य करें, जैसा वो कहें वैसा ही करें। यही उनका वास्तविक लक्ष्य था कि वे खुदा का प्रतीक समझते थे अपने आप को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सल्तनत काल में तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो तूतीय हिंद की उपाधि जिसे हम भारत के तोता के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को मिली थी। नेक्स्ट है शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता। किसे कहते थे? किसी भी क्षेत्र का सेनापति हो या प्रतिनिधि हो उसे ही सरसूबादार कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? इसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। इसमें क्या जोड़ा गया था? उसके अंतर्गत क्या था? 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है 56। संवर्ती सूची किसे कहते हैं? संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए जाते हैं। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची जो होती है उसमें केंद्र के कानून बनाए जाते हैं। संवर्ती सूची होती है उनमें राज्य और केंद्र दोनों के कानून बनाए जाते हैं और राज्य सूची जो होती है उसमें केवल राज्य के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 57। FIR का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अपसादी सेल, रूपांतरित सेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59।
स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा 60, टुंडा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? उसे हम पंछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पंछुआ पवन। नेक्स्ट है 61, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। मछली पालना, दूध का उद्योग और पशुओं को पालना, ये वहाँ के प्रमुख व्यवसाय थे। नेक्स्ट है आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये किसके उदाहरण है? आग्नेय शैल के। नेक्स्ट है हमारा 63, पेंजिया किसे कहते हैं? भूसंकलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पेंजिया कहते हैं। भूसंकलन के कारण भूखंड निर्मित हो जाता है, उसी को हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 64, प्रथम द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और उस समय शासक अजातशत्रु हर्षवंश का था। और द्वितीय हमारी बौद्ध संगति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी। 100 वर्ष का अंतर है, इसमें 483 पर, इसमें 383 पर। और स्थल था वैशाली विदर्भ और उस समय शासक कालाशोक था। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के सामाजिक विज्ञान के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सके। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।